इजराइल की राजनीति में उठापटक जारी। 4 साल में 5वीं बार हुए चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हो सकती है वापसी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई देशों में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। पहले श्रीलंका की राजनीति में उठापटक देखी गई, फिर पाकिस्तान में सत्ता बदली। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर भी काफी हंगामा हुआ और अब इजराइल में राजनीति में यही देखने को मिल रहा है। यहाँ 4 साल में 5वीं बार चुनाव हुए हैं और ये चुनाव भी कितने सफल साबित होंगे इसके लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में यहाँ चल रहे राजनीतिक घमासान के कारण कोई भी प्रधानमंत्री ज्यादा समय तक रह नहीं पा रहा है, जिसके कारण यहाँ की जनता 5वीं बार वोट डाल रही है। इस बार हुए चुनाव में फिलहाल यही सामने आ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकते हैं। एग्जिट पोल भी नेतन्याहू की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेतन्याहू बेंजामिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त माने जाते हैं। नेतन्याहू के भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं। 5 साल पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहते भारत आए थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। इसी साल वे इजराइल दौरे पर गए थे। मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि बेंजामिन के प्रधानमंत्री बनने से क्या भारत को फायदा होगा? आखिर इजराइल की सत्ता में कौन मारेगा बाजी? कौन होगा यहाँ का नया प्रधानमंत्री? क्या नेतन्याहू के हाथों में आएगी सत्ता? क्या फिर बेमेल गठबंधन की होगी वापसी? आखिर क्या होगा इजराइल के चुनावों का परिणाम? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इजराइल की राजनीति में क्या नया देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर इजराइल में ये सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। दोस्तों, पिछले 4 साल से इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जिसकी वजह से अब तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं और अब 5वीं बार जनता वोटिंग कर रही है। इसकी शुरुआत साल 2018 में हो गई थी, जब बहुमत से 1 सीट कम होने की वजह से मध्यावधि चुनाव करवाया गया था। उस चुनाव में नेतन्याहू को तो बहुमत नहीं मिलता, लेकिन वे दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करते रहे। जब वो गठबंधन नहीं बना पाए, तब नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख बेनी गेट्स को सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह फिर आम चुनाव का ऐलान कर दिया गया। सितंबर 2019 में दूसरा चुनाव करवाया गया। इस बार भी वही स्थिति बनती है और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए तीसरी बार चुनाव का ऐलान कर दिया जाता है। अगला चुनाव मार्च 2020 में हुआ। इसमें भी हालात नहीं बदले। तब नेतन्याहू ने ब्लू एंड व्हाइट अलायंस के नेता बेनी गेंज के साथ हाथ मिलाया। समझौता हुआ कि दोनों नेता कुछ महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दिसंबर 2020 आते आते साथ छूट जाता है। इसके बाद चौथी बार मई 2021 में फिर से चुनाव होते हैं। तब भी मुकाबला तो बराबर का ही रहा, लेकिन अंत में सरकार बनाने में यार लैपिड सफल हो जाते हैं। लैपिड डेडलाइन से आधे घंटे पहले बहुमत जुटा लेते हैं। इस गठबंधन सरकार में 8 पार्टियां शामिल हुई। इसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर हर किस्म की विचारधारा का मेल था। इस समझौते में एक शर्त प्रधानमंत्री पद के बंटवारे से जुड़ी थी। तब तय ये हुआ कि यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट आधे आधे समय तक पीएम बनेंगे। पहले हिस्से में बेनेट और दूसरे हिस्से में लैपिड। तब सरकार तो बन गई, लेकिन इसमें शुरुआत से ही कई पेच थे। मसलन सरकार में शामिल पार्टियां रोम पेज पर नहीं पहुंच पा रही थीं, जिसके कारण संसद से जरूरी कानून पास कराने में मुश्किल आने लगी। इसको लेकर गठबंधन के अंदर विद्रोह पैदा हुआ। आखिरकार जून 2022 में बेनेट और लैपिड को ऐलान करना पड़ा कि अब साथ रहना मुश्किल है। उन्होंने संसद भंग करने का फैसला किया और फिर से किसी भी पार्टी के पास जरूरी बहुमत नहीं बचा था। इसके बाद राष्ट्रपति के नए चुनाव के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई। दोस्तों, इस बार हुए चुनाव में अगली सरकार की संभावना 2 कारकों पर टिकी हुई है। पहला, दक्षिणपंथी ध्रुवीकरण, जिसके अनुभवी नेता नेतन्याहू के पक्ष में होने की पूर्ण संभावना नहीं है। दूसरा, मतदाताओं की उदासीनता, खासकर अरब क्षेत्र में। इजराइल में आमतौर पर किसी भी दल को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है कि दलों को सरकार गठन के लिए आवश्यक 61 सीट के लिए गठबंधन करना होगा। इजराइल में पिछले 4 चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। कभी कभी गठबंधन केवल 1 वोट से भी सरकार बनाने से चूक गए हैं। 73 साल के नेतन्याहू ने साल 2009 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी लिकुड को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा, क्योंकि वैचारिक रूप से अलग अलग राजनीतिक दलों का कमजोर गठबंधन जो उनके राजनीतिक नेतृत्व के विरोध में बनाया गया था, लंबे समय तक टिक नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री याइर लैपिड को उम्मीद है कि उनकी मध्य मार्गी ऐश अतीत पार्टी दूसरे स्थान पर रहेगी। वहीं रक्षा मंत्री बेनी गेट्स अपनी नवगठित
नेशनल यूनिटी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि इजरायली संसद की 120 सीटों में से नेतन्याहू की टीम को 61 से 62 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2019 के चुनाव में सत्ता खोने के बाद इस बार बेंजामिन नेतन्याहू वापसी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल की माने तो मौजूदा प्रधानमंत्री यार लापिड की टीम को चुनाव में 54.55 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीवी चैनल कान के एग्जिट पोल की माने तो नेतन्याहू की टीम को 62 सीटें तो चैनल 12 के मुताबिक 61 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, इजराइल में संसदीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था काम करती है, यानी जनता अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि भारत में होता है। लेकिन वहां वाले सिस्टम में एक बड़ा अंतर है। वहां वोटिंग कैंडिडेट्स नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर होती है। बैलेट पेपर पर पार्टियों के सिंबल होते हैं। कहीं पर किसी कैंडिडेट का कहीं जिक्र नहीं होता है। यहाँ संसद चुनने का काम पार्टियां करती हैं। इजराइल में भारत की तरह ही बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये पार्टियां वोटिंग से पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराती हैं। इस लिस्ट का इस्तेमाल वोट्स की गिनती के बाद होता है। वोटिंग में जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उसी अनुपात में सीटें अलॉट की जाती हैं। क्नेसेट में दाखिल होने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 3.25% वोट्स की प्रतिशत जरूरी होती है। ये न्यूनतम अर्हता है। इससे कम मिला तो पार्टी संसद की रेस से बाहर हो जाती है। ऐसी पार्टियों के वोट बाकियों के बीच बांट दिए जाते हैं। इसके बाद सीटों का बंटवारा होता है। जब सीटों का नंबर डिसाइड हो जाता है तब चुनाव आयोग लिस्ट निकालता है। वही लिस्ट जो पार्टियों ने चुनाव आयोग को सौंपी थी, फिर उसी आधार पर टॉप के नामों को क्नेसेट में दाखिला मिल जाता है। पार्टियां अपने सबसे बड़े नेता को टॉप पर रखती हैं। नेताओं को उनके रुतबे के हिसाब से नंबर मिलता है। जैसे लिकुड पार्टी की लिस्ट में नेतन्याहू का नाम पहले नंबर पर होता है। इजराइल में उपचुनाव की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी सांसद की मौत होती है या किसी दूसरी वजह से उसकी सीट खाली होती है तो लिस्ट में शामिल अगले व्यक्ति को वो सीट मिल जाती है। यानी एक बार किसी पार्टी को सीट अलॉट हुई तो अगले चुनाव तक वो बरकरार रहती है। आमतौर पर क्नेसेट का कार्यकाल 4 बरस का होता है, लेकिन पिछले 4 चुनावों में कोई भी सरकार ये कार्यकाल पूरा करने में नाकाम रही है। दोस्तों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उन्हें इजराइल की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जादू घटा है। 5 दफा इजराइल के पीएम की कुर्सी संभाल चुके नेतन्याहू पिछले 1 बरस से सत्ता से बाहर हैं। उनके ऊपर करप्शन का केस भी चल रहा है। अगर इस बार उनकी लिकुड पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी अपनी ही पार्टी उन्हें किनारा लगा सकती है, वो भी तब जबकि नेतन्याहू पिछले 17 सालों से पार्टी के सुप्रीमो बने हुए हैं। वहीं इस बार के आम चुनाव में लिकुड पार्टी का सब्र भी दांव पर है। नेतन्याहू 2005 से पार्टी के लीडर हैं। उससे पहले उन्होंने 1990 के दशक में कुछ समय तक पार्टी की कमान संभाली थी। वो 11वीं बार लिकुड पार्टी की लिस्ट में हैं। 5 बार वो सरकार बनाने में कामयाब रहे, जबकि 5 बार उन्हें नाकामी मिली। 3 नाकामियां तो 2019 से अब तक मिल चुकी हैं। अगर असफलता का सिलसिला जारी रहा तो पार्टी उन्हें ठिकाने भी लगा सकती है। कहा जा रहा है कि लिकुड पार्टी के अंदर यह धारणा बढ़ती जा रही है कि नेतन्याहू के रहते सत्ता में उनकी वापसी असंभव है। इस धारणा को एक और धक्का लगा तो कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ चुनाव से जिस तरह के गठबंधन की सरकारें बन रही हैं वो बहुत उम्मीद नहीं जगाती है। सत्ताधारी गठबंधन 61 से 63 सीटों के बीच झूलता रहा है। ऐसे में 1 से 2 सांसदों की नाराजगी भी पूरी सरकार को खतरे में डाल देती है। हो सकता है नेतन्याहू सरकार बना लें, लेकिन उनके लिए इसे लंबे समय तक चलाते रहना मुश्किल होगा। अगर वो इस मुसीबत से भी पार लेते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।